हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुमाऊं का चंद राजवंश। तो दोस्तों, कुमाऊं के जो चंद राजवंश है उनमें आज हम पढ़ेंगे सोमचंद। सोमचंद के बाद पढ़ेंगे हम दोस्तों आत्मचंद। आत्मचंद के बाद पढ़ेंगे इंद्रचंद। इंद्रचंद के बाद पढ़ेंगे थोरचंद और आखिरी हम पढ़ेंगे आज आत्मचंद। तो दोस्तों, आज हम इतने चंद वंशों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो और चंद वंश बचते हैं उन राजाओं के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम सोमचंद से। चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को माना जाता था। तो चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सोमचंद को माना जाता है चंद वंश का संस्थापक। काली कुमाऊं चंपावत का उपनाम था। तो काली कुमाऊं किसका उपनाम है? तो चंपावत का, यानी कि चंपावत का उपनाम क्या हो गया? एक काली कुमाऊं भी चंपावत का उपनाम हो गया। सोमचंद कन्नौज नरेश का भाई था, जो प्रयाग शासक चंदपालपुर का वंशज था। तो सोमचंद किसका भाई था? तो कन्नौज नरेश का भाई था और वो प्रयाग शासक चंदपालपुर का वंशज था। और वो किस वंश का हो गया? तो चंदपालपुर का वंशज हो गया हमारे सोमचंद। एटकिंसन, वॉल्टन व बीडी पांडे ने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी बताया। हमारे लेखक हैं जो राइटर एटकिंसन, वॉल्टन और बद्रीदत्त पांडे ने चंदों का जो मूल स्थान कहाँ बताया? तो प्रयाग के निकट झूसी बताया है। चंद शिव का उपासक, सोमचंद शिव का उपासक था। तो सोमचंद किस भगवान का उपासक था? तो सोमचंद था हमारा शिव भगवान का उपासक। सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे। पहला था कार्की, दूसरा था बोरा, सेकंड था तड़ागी और फोर्थ था चौधरी। तो चंद वंश में किलेदार नियुक्त करने की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? तो सोमचंद के द्वारा हुई थी। और 4 किलेदार हमारे कौन कौन से जाति के थे? तो कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी। तो ये थे हमारे 4 किलेदार और जो मूल नेपाल के थे। और ये हमारे कहाँ के थे? नेपाल के थे, जिन्हें चाराल कहा गया। तो सोमचंद ने जिन 4 किलेदारों को नियुक्त किया था उन्हें क्या कहा जाता था? तो चाराल भी कहा जाता था। सोमचंद ने सर्वप्रथम दोनकोट के रावल राजा को परास्त किया था। तो सोमचंद ने सर्वप्रथम किस राजा को हराया था? तो दोनकोट के रावल राजा को सबसे पहले इसने परास्त किया था। यह किसने? सोमचंद ने। सोमचंद ने मेहरा फर्त्यालों को मंत्री व सेनापति बनाया था। तो सोमचंद ने जो उसकी सेना थी सोमचंद की, मेहरा व फर्त्याल को मंत्री व सेनापति नियुक्त किया था। तो सोमचंद ने अपनी जो सेना थी उसमें मंत्री व सेनापति किसे नियुक्त किया था? तो फर्त्याल व मेहरा लोगों को मंत्री व सेनापति नियुक्त किया था। अगला है हमारा मेहरा लोग। जो मेहरा लोग होते थे वो कोटलगढ़, फर्त्याल लोग डुंगरी में रहते थे। तो मेहरा लोग कहाँ रहते थे? कोटलगढ़ में। और जो फर्त्याल लोग थे डुंगरी में रहते थे। सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ा व सयानों की नियुक्ति की। तो चंद वंश में सर्वप्रथम जो ग्रामों में बूढ़ा व सयानों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो सोमचंद के द्वारा की गई थी। सोमचंद डोटी के राजा को कर भेजा करता था। सोमचंद डोटी को राजा को क्या भेजा करता था? कर भेजा करता था। क्योंकि सोमचंद डोटी के राजाओं से डरता था, इसलिए उनकी जो आक्रमण से बचने के लिए सोमचंद उनको कर भेजा करता था। डोटी के राजा मल्लवंशी थे, जिन्हें रैका राजा कहा जाता था। तो जो डोटी या नेपाल के राजा क्या थे? मल्लवंशी थे, जिनके राजाओं को रैका राजा कहा जाता था। सोमचंद के समय जयदेव मल डोटी या नेपाल का राजा था। जब सोमचंद उत्तराखंड आया था तो तब नेपाल या डोटी का राजा कौन था? जयदेव मल था। मल्ल वंश का प्रथम राजा वामदेव था। तो और जो मल्ल वंश यानी कि नेपाल का प्रथम राजा हो गया हमारा वामदेव। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी चंपा। तो वामदेव की राजधानी कहाँ थी? चंपा। सोमचंद के समय कुमाऊं का राजा ब्रह्मदेव था। तो सोमचंद के समय कुमाऊं का राजा कौन हो गया? ब्रह्मदेव। और वहीं नेपाल का राजा कौन था? हमारा जयदेव मल था हमारा नेपाल का राजा। ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से किया था। तो ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तो सोमचंद से किया था। और चंपावत की कोतवाली छावनी क्या दी थी? उसे दहेज भेंट कर दी थी। तो
सोमचंद ने किसकी बेटी से शादी की थी? तो ब्रह्मदेव की बेटी से शादी की थी, और ब्रह्मदेव ने सोमचंद को चंपावत की कोतवाली छावनी भेंट दे दी थी। चंपावत के कोतवाली छावनी में सोमचंद ने राजगुंगा किला बनवाया था, और जो दहेज स्वरूप क्या थी, छोटी सी क्या थी, कोतवाली थी, यानी कि छावनी थी, वहीं सोमचंद ने क्या बनवाया था? एक राजगुंगा किला बनवाया था। तो वर्तमान में राजगुंगा किला किस जिले में है? तो हमारे चंपावत जिले में, यानी कि जनपद में है। अब आता है दोस्तों हमारा सेकंड, गरुड़ आत्मचंद। तो गरुड़ आत्मचंद उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कभी यूकेएसएससी, ठीक है, कभी क्या करेगी यूकेएसएससी चंद्रवंश के 5 प्रथम शासक कौन कौन थे उसके बारे में दे सकती है। तो 5 चंद्रवंश के प्रथम शासक हमें हमेशा याद रखना है। तो दूसरा हो गया हमारा गरुड़ आत्मचंद। दूसरा चंद शासक कत्यूरी रानी का पुत्र 20 वर्षों तक शासन किया था। तो दूसरा चंद शासक हो गया हमारा गरुड़ आत्मचंद। तो तीसरा होता है हमारा पूर्णचंद। तो पहला हमारा सोमचंद हो गया, दूसरा कौन हो गया? गरुड़ आत्मचंद, और थर्ड हो गया हमारा पूर्णचंद। तो पूर्णचंद का कार्यकाल कितना था? 1066 से 1084 ईस्वी तक इसका शासन रहा था, और पूर्णचंद चंद्रवंश का यानी कि तीसरे नंबर का शासक था। अब बात करते हैं हम चंद्रवंश के चौथे राजा के बारे में। तो चौथा राजा था हमारा इंद्रचंद। तो चौथा चंद शासक हो गया हमारा इंद्रचंद। एटकिंसन के अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। तो चंद्रवंश में ऐसा कौन सा प्रथम चंद शासक था जिसने अपने राज्य में रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था? तो वो थे हमारे इंद्रचंद। इंद्रचंद ने चीन से व्यापार संबंध स्थापित किया, और चंद्रवंश का प्रथम शासक इंद्रचंद ही है जिसने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। अब बात करते हैं हम इंद्रचंद के बाद जो राजा आए। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कभी पूछ लिया तो। इंद्रचंद के बाद आते हैं संसार चंद, सुधा चंद, हरिचंद और वीणाचंद। इंद्रचंद के बाद ये चंद राजा छोटे छोटे कालों के लिए क्या बैठे थे? गद्दियों में बैठे थे। अगला है हमारा वीणाचंद। तो वीणाचंद कुमाऊं का क्या था? विलासी राजा था। वीणाचंद क्या था? कुमाऊं का विलासी राजा था। तो वीणाचंद का जो शासनकाल था 1175 से 1223 ईस्वी तक वीणाचंद का कार्यकाल था। बात करते हैं हम वीणाचंद खस राजाओं द्वारा पराजित हुआ था। तो जो हमारा वीणाचंद था वो खस राजाओं द्वारा पराजित हुआ था, क्योंकि ये एक विलासी राजा था, इसलिए ये खस राजाओं द्वारा पराजित हुआ था। वही फिर आता है हमारा वीरचंद। दोस्तों ये वीरचंद ने खस राजाओं को हराकर राज्य पर कब्जा किया था। तो वीणाचंद को किस राजाओं ने हराया था? तो खस राजाओं ने हराया था। उसके बाद वीरचंद ने खस राजाओं को हराकर फिर से राज्य पर कब्जा किया था। अगला हमारा बास्ते ताम्रपत्र में मोहन थापा नामक मांडलिक का उल्लेख है। तो बास्ते ताम्रपत्र में किसका उल्लेख है? तो मोहन थापा नामक मांडलिक का उल्लेख है, जिसका अधिपति शक्तिबम था। और इस पर किसका अधिपत्य था? तो शक्तिबम का था। गोपेश्वर त्रिशूल लेख से ज्ञात होता है कि 1191 ईस्वी में यहाँ अशोक चल्ले का आधिपत्य था। तो जो हमारा गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख का है हमारा चमोली जनपद में स्थित है, और ये कब का है? 1191 में। तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख से क्या पता चलता है कि यहाँ पहले किसका आधिपत्य था? तो अशोक चल्ले का आधिपत्य था। अगला है हमारा अशोक चल्ल वैरात कुल का था। तो अशोक चल्ल क्या था? वैरात कुल का था। तो अशोक चल्ल हमारा किस कुल का है? तो वैरात कुल का था। वह दुल्लू का निवासी था, यानी कि पश्चिमी नेपाल दुल्लू का निवासी था अशोक चल्ल, और अशोक चल्ल वैरात कुल का था। इसके आक्रमण के समय वीरचंद कुमाऊं का शासक था, यानी कि अशोक चल्ल के आक्रमण के समय कुमाऊं का राजा हो गया वीरचंद। ठीक है, तो अशोक चल्ल के समय कुमाऊं का राजा कौन था? तो वीरचंद कुमाऊं का राजा था। अशोक चल्ल ने पुरुषोत्तम पंत को सामंत राजा नियुक्त किया था। तो अशोक चल्ल ने अपना जो सामंत किस राजा को नियुक्त किया था? तो पुरुषोत्तम पंत को अपना सामंत नियुक्त किया था, जो समस्त मांडलिकों के ऊपर शासन किया करता था। और जो पुरुषोत्तम पंत था समस्त मांडलिक होते थे उन पर क्या करता था? उनके ऊपर शासन करता था।
अगला है हमारा वीरचंद के बाद नरचंद, थोरचंद, त्रिलोकचंद गद्दी पर बैठे थे। और वीरचंद के बाद कौन कौन से राजा आए थे? नरचंद, थोरचंद, त्रिलोकचंद क्या बैठे थे? गद्दी में बैठे थे। बात करते हैं हम अब थोरचंद के बारे में, क्योंकि थोरचंद इंपोर्टेंट है। हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद वंश का प्रथम राजा थोरचंद था। जो हर्षदेव जोशी हैं उनके अनुसार चंद वंश का प्रथम राजा कौन थे? तो ये थे हमारे थोरचंद। वैसे किसे माना जाता है सोमचंद का संस्थापक? चंद वंश का संस्थापक तो सोमचंद को माना जाता है। फ्रेजर भी थोरचंद को चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। हर्षदेव जोशी और फ्रेजर थोरचंद को क्या मानते हैं? चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक थोरचंद था। तो कुमाऊं का जो प्रथम स्वतंत्र शासक किसे माना जाता है? तो थोरचंद को माना जाता है। थोरचंद का शासनकाल 1262 ईस्वी तक था। तो जो थोरचंद का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1262 ईस्वी तक रहे थे हमारे थोरचंद। अब बात करते हैं हम गरुड़ ज्ञानचंद। ज्ञानचंद का समय 1365 से 1420 ईस्वी तक था। तो ज्ञानचंद का जो शासनकाल था वो 1365 से 1220 ईस्वी तक था हमारा ज्ञानचंद का शासनकाल। ज्ञानचंद पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार में गया था। तो चंद वंश का पहला कौन सा शासक था जो दिल्ली दरबार में गया था? तो वो थे हमारे ज्ञानचंद। उस समय दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। तो ज्ञानचंद जब दिल्ली दर सुल्तान के यहाँ गए थे तो उस समय दिल्ली में किसका शासक था? फिरोज शाह का शासक था, यानी कि एफएसटी का शासन था। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी तथा तराई का क्षेत्र ज्ञानचंद को सौंपा था। तो फिरोज शाह ने ज्ञानचंद को किसकी उपाधि दी थी? गरुड़ की उपाधि दी। तब से ये गरुड़ ज्ञानचंद कहलाए थे। इससे पहले इनका नाम क्या था? ज्ञानचंद ही था। जब फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें गरुड़ की उपाधि दी तब से ये गरुड़ ज्ञानचंद कहलाए। दोस्तों पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला है हमारा ज्ञानचंद का राज चिन्ह गरुड़ था। तो ज्ञानचंद का जो राज चिन्ह था वो था गरुड़, और ज्ञानचंद विष्णु का उपासक था। तो ज्ञानचंद का राज चिन्ह क्या हो गया दोस्तों? गरुड़। और ज्ञानचंद किसके उपासक थे? तो विष्णु के उपासक थे। वहीं बात करें हम सोमचंद, तो सोमचंद किसके उपासक थे? सोमचंद थे हमारे शिव के उपासक। और गरुड़ ज्ञानचंद हो गए हमारे विष्णु के उपासक। सोर का विजेता भी ज्ञानचंद को कहा जाता है। तो सोर का जो विजेता थे हमारे सोर, पिथौरागढ़ को सोर कहा जाता है, उसका विजेता भी ज्ञानचंद को कहा जाता है। ज्ञानचंद के बाद उद्योगचंद शासक बना। इसके समय बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। और हमारे जो गरुड़ ज्ञानचंद थे उसके बाद किस राजा चंद शासक ने शासन किया था? तो उद्योगचंद ने शासन किया था, जिसके समय बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। और जो बालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये चमोली में स्थित है, चंपावत में स्थित है। हमारे जो बालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये चंपावत में स्थित है बालेश्वर मंदिर। बालेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार में प्रमुख योगदान कुंज शर्मा तिवारी का था, जो गुजरात का एक ब्राह्मण था। जो हमारा बालेश्वर मंदिर है, उद्योगचंद के साथ प्रमुख योगदान किस ब्राह्मण का था? तो कुंज शर्मा तिवारी का था, जो एक गुजरात के ब्राह्मण थे। तो कुंज शर्मा कहाँ के ब्राह्मण थे? ये हमारे गुजरात के ब्राह्मण थे। 1423 ईस्वी का एक ताम्रपत्र पत्र जो कुंज शर्मा के नाम से उत्कीर्ण है। तो 1423 ईस्वी का एक ताम्रपत्र मिला है, जो किसके नाम, ताम्रपत्र किसका उत्कीर्ण है उसमें नाम? तो ये कुंज शर्मा तिवारी का नाम इसमें उत्कीर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जितने हमारे चंद्रवंश के राजा बसते हैं, अगली वीडियो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।